चैप्टर नंबर 1 जिसका नेम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं फार्मिंग इन पालमपुर के बारे में। तो इसके पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो पालमपुर है वहाँ की इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन होता कैसे था, पालमपुर के अंदर कैसे प्रोडक्शन होता था। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि जो पालमपुर है वहाँ पे फार्मिंग कैसे होती थी, किस टाइप की फार्मिंग हुआ करती थी पालमपुर के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हम 3 टॉपिक्स को एक साथ में पढ़ने वाले हैं। एक तो है हमारी जो लैंड है वो क्या है, फिक्स है, तो उस फिक्स्ड लैंड से हमें क्या करना है, ज़्यादा प्रोड्यूस करना है। तो उस फिक्स्ड जो लैंड है हमारी वो एक रिसोर्स है, उस लैंड एक रिसोर्स से हम ज़्यादा कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, और अगर हम उसको ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो क्या हमारी जो लैंड है वो सस्टेन कर पाएगी उस सिचुएशन में। तो इन 3 टॉपिक्स को हम हमारे इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं लैंड के बारे में। तो लिमिटेशन ऑफ लैंड एज अ रिसोर्स, एक लिमिटेशन है लैंड के बारे में। हमने देखा है कि जो लैंड है हमारी वो क्या है, एक रिसोर्स है। लेकिन लैंड हमारा एक रिसोर्स है, लेकिन इसके अंदर एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन ये है कि लैंड जो है वो एक फिक्स्ड रिसोर्स है। लैंड इज फिक्स्ड, ऐसा नहीं है कि आप लैंड को इंक्रीज कर दो कि आपके पास में 2 हेक्टेयर ज़मीन थी तो आपने क्या किया, उसको ज़्यादा इंक्रीज कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता। हम जो लैंड है हमारी वो उतनी की उतनी ही रहेगी, हम उस लैंड को बढ़ा नहीं सकते। तो ये क्या, ये एक लिमिटेशन है कि हमारी जो लैंड है वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि हम कोई मंत्र पढ़ेंगे और हमारी जो लैंड है वो 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर हो जाएगी। तो एक लिमिटेशन है कि हमारी जो लैंड है वो एक फिक्स्ड रिसोर्स है। फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। अगर हम पालमपुर के बारे में डिस्कस करें, अगर आपसे पूछे कि पालमपुर के अंदर मोस्टली होता क्या है, तो पालमपुर के अंदर ज़्यादातर एग्रीकल्चर को परफॉर्म किया जाता है। अगर हम पालमपुर की बात करें तो वहाँ पे 75% पीपल जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर इंगेज हैं। तो पालमपुर के अंदर जो एग्रीकल्चर है वो एक मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है। लेकिन वो फार्मिंग करेंगे कहाँ पे, वो फार्मिंग तो लैंड के ऊपर ही करेंगे, क्योंकि लैंड क्या है, हमारा एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा था कि जो हमारी लैंड है वो एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, और हमारा फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ही लैंड ही था। तो लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन उसके साथ में ये लिमिटेशन है कि उस लैंड को हम बढ़ा नहीं सकते। और पालमपुर के अंदर तो मोस्टली 75% पीपल जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर ही इंगेज थे। तो कॉन्स्टेंट ओवर फार्म प्रोडक्शन बिकॉज लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड। लेकिन लैंड तो हमारी फिक्स है। अब जैसे कि अगर हम हमारे समय के पॉपुलेशन के बारे में डिस्कस करें तो पहले तो इतनी पॉपुलेशन नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब क्या है, जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होती जा रही है। लेकिन हम प्रोडक्शन को तो इंक्रीज नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास में इतनी ज़्यादा लैंड है भी नहीं कि हम हमारे प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकें। तो जो लैंड है हमारी वो एक फिक्स्ड रिसोर्स है। उसी तरह से पालमपुर के अंदर भी जो लैंड थी वो एक फिक्स्ड रिसोर्स थी, और उसी फिक्स्ड रिसोर्स होने के कारण वहाँ के जो लोग थे वो ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे, क्योंकि उसी लैंड के ऊपर जितना पहले प्रोड्यूस होता था उतना ही प्रोड्यूस होगा। ऐसा नहीं कि जो लैंड है पहले हमने वीट को ग्रो किया उसके ऊपर हम बाजरे को ग्रो कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी जो लैंड है वो फिक्स है और उसके अंदर हम ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते। जितना पहले प्रोड्यूस होता था उतना ही अब भी प्रोड्यूस होगा। तो कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है, रुकावट। ओवर फार्मिंग फार्म प्रोडक्शन, तो ये फार्म प्रोडक्शन के अंदर ये रुकावट बन जाती है। अगर हम फार्मिंग को परफॉर्म करते हैं तो हमारे ऊपर ये रुकावट बन जाती है। बिकॉज लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड। कल्टीवेशन के अगर हम अकॉर्डिंग देखें तो हमारा जो लैंड है वो फिक्स है, लेकिन हमें तो ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है। तो बढ़ती पॉपुलेशन की जो डिमांड है उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमें ज़्यादा प्रोड्यूस तो करना ही होगा। तो क्या कोई तरीका है जिससे हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं? इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड? क्या कोई एक तरीका है जिससे हम उसी सेम प्लॉट ऑफ लैंड के उसी ज़मीन के ऊपर, क्योंकि हमारी ज़मीन फिक्स है उसको हम बढ़ा नहीं सकते, तो क्या कोई तरीका है कि हम उसी फिक्स्ड लैंड के ऊपर ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकें? तो क्या तरीका है?
और लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर। अगर हम पालमपुर के बारे में डिस्कस करें तो पालमपुर के अंदर क्या होता है, जो पूरी की पूरी लैंड है वो कल्टीवेट कर ली जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई एक जो लैंड है वो खाली है तो उसके ऊपर हम एग्रीकल्चर को परफॉर्म करके ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि पालमपुर के अंदर सभी जो लैंड है वो भरी हुई है, वहाँ पे कोई भी जगह खाली नहीं है। और पालमपुर के अंदर कौन कौन से जो हमारी क्रॉप्स हैं उनको ग्रो किया जाता है, तो पालमपुर के अंदर हमारी जो खरीफ सीजन होती है, खरीफ सीजन कौन से होते हैं, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जो गर्मियों का समय होता है। तो गर्मियों के अंदर क्या होता है, समर सीजन के अंदर क्या होता है, खरीफ क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। और खरीफ क्रॉप्स के अंदर भी कौन सी, ज्वार एंड बाजरा। तो पालमपुर के अंदर ज्वार एंड बाजरा को ग्रो किया जाता है एज अ खरीफ क्रॉप। ज्वार एंड बाजरा को ग्रो कर लिया जाता है। और अक्टूबर और दिसंबर के बीच में, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में वहाँ पे पोटैटो को ग्रो किया जाता है। और बाद में जो हमारी राबी सीजन होती है, जो सर्दियों का समय होता है, तो सर्दियों के अंदर राबी सीजन, विंटर्स के अंदर क्या ग्रो किया जाता है, वहाँ पे वीट को ग्रो किया जाता है। तो हमने देखा कि पालमपुर के अंदर 3 क्रॉप्स को भी ग्रो किया जाता है। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई लैंड खाली है, वहाँ पे कोई लैंड खाली भी नहीं है, 3 क्रॉप्स को भी ग्रो किया जाता है। वो पोटैटो को भी ग्रो करते हैं। वो खरीफ सीजन, जो सर्दियों गर्मियों का समय होता है, जब बारिश बहुत ज़्यादा हो रही होती है, तो उस समय पे वो जो हमारे ज्वार और बाजरा है उसको भी कल्टीवेट करते हैं। सर्दियों के अंदर क्या होता है, वो वीट को भी कल्टीवेट करते हैं। और क्या होता है, एक एनुअल क्रॉप को भी ग्रो करते हैं। अब क्या हुआ कि जो वीट था उसको तो हमने मार्च अप्रैल के अंदर काट लिया, फिर हमने क्या किया, तरबूज वगैरह वहाँ पे गर्मियों के लिए वहाँ पे बो दिए। फिर क्या हुआ, फिर ज्वार और बाजरा ये सारी चीज़ों को कल्टीवेट कर दिया। लेकिन वहाँ पे एक और क्रॉप को ग्रो किया जाता है, जो कि है शुगर कैन। जैसे कि ये क्या है, ये कोई एक एरिया है, इसके अंदर एक पार्ट के अंदर तो वो शुगर कैन को ग्रो कर देंगे, और बाकी के पार्ट के अंदर वो या तो खरीफ क्रॉप या फिर राबी क्रॉप या फिर पोटैटो को ग्रो कर देंगे। तो शुगर कैन को भी वहाँ पे ग्रो किया जाता है। अब शुगर कैन का क्या काम है, तो हमारा जो गुड़ होता है, जो जैगरी होती है, वो किससे बनता है, वो शुगर कैन से ही बनता है। शुगर कैन क्या होता है, गन्ना। तो जो गन्ना होता है उसी से हमारा जैगरी बनता है। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, वहाँ पे शुगर कैन को भी कल्टीवेट करते हैं। तो हमने दो जो हमारे वीडियोस थे उनको तो हमने देख लिया कि लैंड जो है वो फिक्स है, लेकिन हमने इसको नहीं देखा कि क्या हम लैंड उस लैंड से ज़्यादा कल्टीवेट कर सकते हैं। माना कि लैंड तो फिक्स है, लेकिन हमारी जो पॉपुलेशन है वो कैसे बढ़ती जा रही है, तो क्या हम उसकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए कोई काम कर सकते हैं। तो ये तो हमने देख लिया कि पालमपुर के अंदर कोई भी ज़मीन खाली नहीं है, वहाँ पे सारे एरिया को कल्टीवेट किया जाता है। अब हम देखने वाले हैं कि क्या कोई तरीका है कि हम उसी फिक्स लैंड से ज़्यादा कल्टीवेट कर सकते हैं। तो उसके तरीके क्या क्या हो सकते हैं, एक तो मिक्स्ड क्रॉपिंग हो सकता है, एक मल्टीपल क्रॉपिंग हो सकता है, एक हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर सकते हैं, हम इरिगेशन को भी परफॉर्म कर सकते हैं, हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन सभी के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो ये तो हमने देख लिया कि पालमपुर के अंदर जो लैंड है वो फिक्स है, और हमने ये भी देख लिया कि पालमपुर के अंदर जो भी सारी की सारी लैंड थी उसको कल्टीवेट किया जाता था। कोई भी जो लैंड थी वो खाली नहीं थी, वहाँ पे रबी क्रॉप्स को भी ग्रो किया जाता था, खरीफ क्रॉप्स को भी ग्रो किया जाता, और जो जैद क्रॉप्स थी उनको भी ग्रो किया जाता था। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या कोई तरीका है जिससे हम पालमपुर के अंदर जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो हाँ, तरीके तो बहुत सारे हैं, जैसे मल्टीपल क्रॉपिंग। हम मल्टीपल क्रॉपिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो मल्टीपल क्रॉपिंग थी उसका तो पालमपुर के अंदर यूज़ किया जाता था। कैसे यूज़ किया जाता था, अब मल्टीपल क्रॉपिंग के अंदर होता क्या है, पूरे एक ईयर के अंदर यहाँ पे ईयर और सेम टाइम, इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस रखना होगा। एक ईयर के अंदर मल्टीपल क्रॉपिंग के अंदर होता क्या है, जब एक ईयर के अंदर बहुत सारे क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। अब जैसे हमने पालमपुर के अंदर देखा, जब खरीफ सीजन आता था तब पालमपुर के अंदर ज्वार और बाजरा को ग्रो किया जाता था, और जैद सीजन के अंदर वहाँ पे पोटैटो को ग्रो किया जाता था, राबी सीजन के अंदर वहाँ पे वीट को ग्रो किया जाता था। तो ये क्या हो गई, ये मल्टीपल क्रॉपिंग हो गई। जब क्या होता है, बहुत एक ही ईयर के अंदर
बहुत सारे क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। तो पालमपुर के अंदर मल्टीपल क्रॉपिंग को परफॉर्म किया जाता था और वहाँ पे मिक्स्ड क्रॉपिंग को भी परफॉर्म किया जाता था। मल्टीपल क्रॉपिंग के अंदर तो क्या होता है, जब किसी भी एक ईयर के अंदर बहुत सारे क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। ईयर के अंदर ही किया जाता था वहाँ पे, पूरे एक साल के अंदर एक समय ऐसा होता है जब वो खरीफ क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, एक समय ऐसा होता है जब वो क्या करते हैं रबी क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, और एक समय ऐसा होता है जब वो जेद क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। और उसी तरह से मिक्स्ड क्रॉपिंग के अंदर क्या होता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग के अंदर सेम टाइम के अंदर, अब ये सेम टाइम के अंदर कैसे होता है, जैसे हमने पालमपुर के अंदर देखा था कि वहाँ पे एक एनुअल क्रॉप भी थी। हमने देखा था कि जो शुगर कैन है उसको पूरे एक साल बाद में काटा जाता था, तो वो क्या थी, एक एनुअल क्रॉप थी। अब शुगर कैन के साथ में जैसे कि ये एक लैंड एरिया है, इसके अंदर इतने एरिया के अंदर तो उन्होंने शुगर कैन को ग्रो कर लिया, और इधर उन्होंने मान लेते हैं कि थोड़े से एरिया के अंदर उन्होंने व्हीट, उन्होंने जो हमारा ज्वार है उसको ग्रो कर लिया, और थोड़े से एरिया के अंदर उन्होंने बाजरा को ग्रो कर लिया। तो एक सेम लैंड के अंदर सेम टाइम पीरियड के अंदर उन्होंने 3 क्रॉप्स को ग्रो कर लिया, ज्वार को भी ग्रो कर लिया, बाजरे को भी ग्रो कर लिया, और उन्होंने जो शुगर कैन था उसको भी ग्रो कर लिया। तो ये क्या हो गई, मिक्स्ड क्रॉपिंग हो गई, जब सेम टाइम के अंदर बहुत सारे क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। और मल्टीपल क्रॉपिंग के अंदर क्या होता है, जब एक ईयर के अंदर बहुत सारे क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, ईयर के अंदर खरीफ क्रॉप्स को भी, रबी क्रॉप्स को भी, और जेद क्रॉप्स को भी, और सेम टाइम के अंदर एक प्लॉट ऑफ लैंड ऑफ एरिया था, उसके अंदर उन्होंने शुगर कैन को भी ग्रो कर लिया, और खरीफ क्रॉप्स के अंदर उन्होंने ज्वार और बाजरा दोनों को ग्रो कर लिया। तो ये जो 3 क्रॉप्स थी इन्होंने मिलके क्या बनाई, मिक्स्ड क्रॉपिंग बनाई। फिर क्या है, इरिगेशन। अब क्या होता था पालमपुर के अंदर, पालमपुर का एग्जाम्पल नहीं लेते हम, हमारे इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं। तो इंडिया का या फिर किसी भी एक विलेज का एग्जाम्पल लेते हैं, तो वहाँ पे उस विलेज के अंदर होता क्या है, जब बारिश होती है तब वो क्या कर लेते हैं, जो भी खरीफ क्रॉप्स है उनको ग्रो कर लेते हैं। मान लेते हैं कि हम पालमपुर का ही एग्जाम्पल लेते हैं, जब हमारे खरीफ क्रॉप्स को ग्रो करते हैं तब क्या होती है, बारिश आती रहती है। खरीफ क्रॉप्स को हम कब ग्रो करते हैं, जब बारिश का सीजन होता है। तो बारिश के सीजन के अंदर हम ज्वार और बाजरा इन क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। तब क्या होता है, जो भी आसमान है उससे उनको बारिश के रूप में पानी मिल जाता है। लेकिन सर्दियों के अंदर रबी और जेद क्रॉप्स का क्या हुआ, तब तो ऊपर से बारिश नहीं होती है, तो उस समय पे जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उस समय पे फार्मर्स एग्रीकल्चर को परफॉर्म करते ही नहीं है, वो सिर्फ खरीफ क्रॉप्स को ही ग्रो करते हैं। अब तो क्या हुआ, हमें प्रोडक्शन इतना ज़्यादा नहीं मिला। अगर हम क्या करेंगे, इन सभी क्रॉप्स को ग्रो करेंगे, सभी हम खरीफ क्रॉप्स को भी ग्रो करेंगे, रबी क्रॉप्स को भी ग्रो करेंगे, और जेद क्रॉप्स को भी ग्रो करेंगे, तब तो क्या होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। लेकिन अगर हम सिर्फ खरीफ क्रॉप्स को ग्रो करेंगे तो इतना प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होगा। तो इरिगेशन के आने के बाद में क्या हुआ, जो भी फार्मर्स थे वो रबी को और जेद क्रॉप्स, इन दोनों क्रॉप्स को भी ग्रो करने लगे। पहले तो वो बारिश के ऊपर डिपेंडेंट होते थे, और बारिश के समय में जो खरीफ क्रॉप्स थी उनको ग्रो किया जाता था। लेकिन जब हमारे सर्दियों का समय होता था या फिर जब हमारी जेद सीजन होती थी, उस समय पे जो बारिश थी वो नहीं होती थी, तो रबी और जेद क्रॉप्स को वो ग्रो नहीं करते थे। लेकिन इरिगेशन की फैसिलिटी से क्या हुआ, वो रबी और जेद क्रॉप्स को भी ग्रो करने लगे, और इससे क्या हुआ, जो प्रोडक्शन था वो ज़्यादा हो गया। तो ये एक तरीका हो गया। अब अगर हम हमारे इंडिया की बात करें, तो इंडिया के अंदर भी ज़्यादा लोगों को एग्रीकल्चर या फिर ज़्यादा लोग जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर इरिगेशन को परफॉर्म नहीं करते हैं, वो ज़्यादातर बारिश के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं। तो हमारा जो डेक्कन प्लेट्यू वाला पार्ट है, वहाँ पे जो लोग होते हैं वो बारिश के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं। हमारे नदर्न इंडिया के अंदर तो बहुत सारी क्या है रिवर्स हैं, जैसे गंगा रिवर, यमुना, उनके बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज, तो हमारे नदर्न पार्ट के अंदर तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन हमारा जो डेक्कन प्लेट्यू है, वहाँ पे इतना ज़्यादा इरिगेशन को परफॉर्म नहीं किया जाता। वहाँ पे जो लोग हैं वो सिर्फ बारिश के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं, तो वहाँ पे इरिगेशन को परफॉर्म नहीं किया जाता। अगर वहाँ पे भी इरिगेशन को परफॉर्म किया जाता तो वहाँ पे प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होता। लेकिन अगर हम बात करें कोस्टल एरिया की, हमारे नदर्न पार्ट की, तो वहाँ पे इरिगेशन को परफॉर्म किया जाता है। लोग क्या करते हैं, वाटर का यूज़ करते हैं इरिगेशन को परफॉर्म करने के लिए। फिर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। अब आपको
आपको इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को जोड़ना है। पहले तो क्या होता था, जो भी ग्राउंड वाटर होता था उसको लोग नहीं निकाल पाते थे, मोटर्स का यूज़ नहीं था, उस समय पे इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तब जो लोग थे वो इन सारी चीज़ों का भी यूज़ करने लगे, वो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करने लगे। जो भी नीचे से ग्राउंड वाटर जो होता है उसको मोटर्स के थ्रू बाहर निकालने लगे। जो भी दूर दूर जो भी कैनल्स होते हैं उनका मोटर्स के थ्रू अपने खेत के अंदर क्या लाने लगे, पानी लाने लगे। तो इलेक्ट्रिसिटी का भी बहुत यूज़ होता है इरिगेशन को परफॉर्म करने के लिए। पहले तो क्या होता था, मोस्टली जो ग्राउंड वाटर था उसको यूज़ में लिया जाता था, लेकिन अगर ग्राउंड वाटर ख़त्म हो जाए तो कैनल्स का यूज़ कर लिया जाता था। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके कारण भी प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो एक मल्टीपल क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग, इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी। फिर बहुत सारे मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का भी यूज़ किया जाता था, और मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का यूज़ किया जाता था, उसी से ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। ग्रीन रेवोल्यूशन कहाँ आया था? पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, इन 3 स्टेट्स के अंदर ज़्यादातर ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। कौन कौन से? मोस्टली पंजाब के अंदर ज़्यादा ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, वहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिला था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर हुआ क्या था, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन किया गया था, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया गया था। तो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, इन 3 स्टेट्स के अंदर। अब मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के अंदर क्या था, HYV सीड्स का यूज़ किया जाता था, हाई बिल्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स। अब अगर हम नॉर्मल सीड्स की बात करें तो वो ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम बात करें हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स, अब ये जो HYV सीड्स है इनको बनाया किसने है? इनको लेबोरेटरीज में बनाया है, लैब में बनाया है। जो जीन्स था उनका, जो भी पहले का जीन्स था उसको चेंज करके बाद में बनाया है। तो उनको फैक्ट्रीज के अंदर, लेबोरेटरीज के अंदर इन HYV सीड्स को बनाया है, और इनके कारण क्या होता है, जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होता है। फिर ट्रैक्टर्स का, थ्रेसर्स का, इन सभी का यूज़ किया जाता था। पहले तो जो लोग थे वो प्लग का यूज़ करते थे, अपने बुलक्स का यूज़ करते थे, बैलों का यूज़ करते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तब ट्रैक्टर्स का यूज़ करने लगे लोग, थ्रेसर्स का यूज़ करने लगे, तो इन सारी चीज़ों का यूज़ करने लगे। फिर केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, इन सारी चीज़ों का भी यूज़ करने लगे। वो केमिकल, बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स डालने लगे, जो पेस्टिसाइड्स होते हैं उनको भी डालने लगे। ये पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? जो भी, अगर हम देखते हैं कि हमारी जो भी क्रॉप्स होती है उनको कीड़े लग जाते हैं, तो इन जो कीड़े होते हैं उनको मारने के लिए पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है। तो मॉडर्न फार्मिंग के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, HYV वैरायटी ऑफ सीड्स आ जाएंगे, हमारे थ्रेसर्स, ट्रैक्टर्स, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स आ जाएंगे। और यही कहते हैं हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन था। ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का यूज़ किया जाता था। ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर बेसिकली हुआ क्या था, जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज किया था लोगों ने, तो प्रोडक्शन को इंक्रीज किया था, वही क्या था, हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ कब था? तो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था लेट 1960 के अंदर। तो लेट 1960 के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन आया था पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंदर। तो हमने देखा कि जो लैंड था हमारा वो फिक्स था, लेकिन उस फिक्स प्लॉट ऑफ लैंड से हम ज़्यादा कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? तो हम यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग का। मल्टीपल क्रॉपिंग के अंदर एक सेम प्लॉट ऑफ एरिया था, उसके अंदर साल के अंदर हम बहुत सारे जो क्रॉप्स हैं उनको ग्रो करते थे, खरीफ क्रॉप को, रबी क्रॉप को और जेद क्रॉप्स को पूरे साल के अंदर हम ग्रो करते थे। मिक्स्ड क्रॉपिंग के अंदर सेम टाइम पीरियड के अंदर हम बहुत सारी क्रॉप्स को ग्रो करते थे। जैसे अगर हम बात करें खरीफ सीजन के अंदर, तो एक साइड में शुगर कैन था, एक साइड में ज्वार था, एक साइड में बाजरा था। तो इससे भी हम प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। हम इरिगेशन का यूज़ कर सकते हैं। पहले तो जो लोग थे वो सिर्फ और सिर्फ खरीफ क्रॉप्स को ही ग्रो करते थे, क्योंकि उस समय पे बारिश हो जाती थी, लेकिन वो राबी और जेद क्रॉप्स को ग्रो नहीं करते थे। लेकिन अब जब अगर वो इरिगेशन का यूज़ करेंगे, वो राबी और जेद क्रॉप्स को भी ग्रो करेंगे, तो प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज़ करते थे, जो ग्राउंड वाटर होता था उससे वो क्या करते थे, पानी निकालते थे मोटर्स के थ्रू। जो दूर दूर कैनल्स होती थी वहाँ से भी वो मोटर्स के थ्रू जो पानी था उसको खींच कर लाते थे। तो इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज़ किया जाता था प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। मॉडर्न फार्मिंग मेथड का यूज़ किया
किया जाता था, जैसे HYV सीड्स, ट्रैक्टर्स का, थ्रेसर्स का, केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का। जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड का यूज़ किया जाता था उसी को ही हमने ग्रीन रेवोल्यूशन बोला, जो कि लेट 1960 के अंदर आया था पंजाब, हरियाणा और वेस्ट एंड उत्तर प्रदेश स्टेट्स के अंदर। तो हमने ये भी डिस्कस कर लिया। अब हम बात करने वाले हैं कि क्या इस सिचुएशन के अंदर हमारी जो लैंड है वो सस्टेन कर पाएगी। तो अब हम बात कर लेते हैं, विल द लैंड सस्टेन। हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स का भी यूज़ कर लिया, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी, इन सारी चीज़ों को हमने यूज़ कर लिया। तो क्या इस केस में हमारी जो लैंड है वो सस्टेन कर पाएगी। तो बहुत सारी साइंटिफिक रिपोर्ट से हमें ये पता चलता है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसने क्या किया, हमारे जो भी नेचुरल रिसोर्सेज थे उनको बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ किया है। मतलब हमारे जो भी हमें नेचर से जितने भी रिसोर्सेज मिलते थे, इस ग्रीन रेवोल्यूशन के चलते नेचुरल रिसोर्सेज को हमने बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ कर लिया है। हमारा जो भी ग्राउंड वाटर था उसको हमने बहुत ज़्यादा यूज़ में ले लिया है। तो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज थे इनका ओवर यूज़ हुआ है ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण। अब ग्रीन रेवोल्यूशन के नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या क्या है, तो लॉस ऑफ फर्टिलिटी। पहले तो क्या होता था, जो फार्मर्स थे वो मैन्योर्स का यूज़ करते थे, काउ डंग का यूज़ करते थे, इन सारी चीज़ों का फार्मर्स यूज़ किया करते थे। तो उस समय पे माना कि ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होता था, लेकिन प्रोडक्शन तो होता था। लेकिन अब अगर हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर लिया है तो हमें बार बार इन्हीं केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना पड़ेगा। एक बार अगर हमने कर लिया तो हमें बार बार उन्हीं को यूज़ करना पड़ेगा, वरना अगर हम फिर से काउ डंग इन सारी चीज़ों का यूज़ करेंगे तो पहले जितना प्रोडक्शन होता था अब तो उतना भी नहीं होगा। तो क्या हुआ, अब जितने भी फार्मर्स थे उनको केमिकल फर्टिलाइजर्स का भी ही यूज़ करना पड़ा। वो अब मैन्योर्स का, इन सारी चीज़ों का यूज़ नहीं कर सकते। तो जो भी सोयल की फर्टिलिटी थी वो अब ख़राब हो गई। पहले जो सोयल की नेचुरल फर्टिलिटी थी वो ख़राब हो गई। अब उसके अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं सोयल के अंदर। तो फर्टिलिटी का लॉस हुआ। अब डिप्लेशन ऑफ वाटर। अब है ना, जो हमने देखा था कि क्या तरीका था उस हमारे प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का, तो हम बहुत ज़्यादा इरिगेशन करें। अब इरिगेशन से क्या होगा, हम जो वाटर है उसका यूज़ करेंगे, लेकिन अगर हम ज़्यादा वाटर का यूज़ करेंगे तो जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वाटर की स्कैर्सिटी आने लगेगी। तो ये क्या है, ये कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स है। और हमें ये भी पता है कि वाटर और जो सोयल की फर्टिलिटी है इनको फिर से बनने में बहुत ज़्यादा ईयर्स लग जाते हैं। 100 सालों से भी ज़्यादा समय लग जाता है इन सारी चीज़ों को फिर से रिटेन करने में। अगर एक बार जो पानी है उसकी कमी आ गई तो फिर क्या होगा, बहुत सालों बाद में पानी बनेगा। एक बार हमारे सोयल की फर्टिलिटी चली गई तो फिर से सोयल की फर्टिलिटी को आने में बहुत साल लग जाएंगे। तो ये बहुत ही बेसिक रिसोर्सेज हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं, हमें इनको सेव करना होगा। तो हमारी जो टॉपिक है फार्मिंग इन पालमपुर ये कंप्लीट होता है। इसके अंदर हमने पहले देखा कि जो हमारी लैंड थी वो एक फिक्स्ड रिसोर्स था। तो क्या हम उस फिक्स्ड रिसोर्स से कोई ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो हमने देखा कि हाँ, हम बहुत सारे मेथड्स का यूज़ करके ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। फिर क्या उस केस में हमारी जो लैंड है वो सस्टेन कर पाएगी। तो हमने देखा कि साइंटिफिक रिपोर्ट्स ये बोलती हैं कि इन्होंने हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ किया है। जो वाटर है उसकी अभी भी हमारे पास में कमी है, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के चलते बहुत ज़्यादा स्कैर्सिटी हो गई वाटर की, क्योंकि इरिगेशन के चलते उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर को कंज्यूम किया। जो सोइल की नेचुरल फर्टिलिटी थी वो ख़त्म होने लग गई। लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करने लगे, और ये जो जितने भी रिसोर्सेज हैं इनको बनने में बहुत ज़्यादा साल लग जाते हैं। तो हमें इनको सेव करना ही होगा। अब इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि जो भी पालमपुर के फार्मर्स थे उनके बीच में जो लैंड है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड थी। इफ़ एनीबडी हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, एनी टाइप ऑफ क्वेरी, then please ask me in the comments. Thank you so much.